Hello friends, my name is Harman Kaur. You are welcome in HV Studies channel. Today we are going to start our chapter first of Introduction of Macroeconomics. So students, in this chapter there are 3 topics and I will cover 2 topics in this video and the third left topic in next one video. So students, start our topics. सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है। तो आपने +2 में यही बुक पढ़नी है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, और आप +1 में पढ़कर आए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि डिफरेंस क्या होता है। माइक्रो में हम स्मॉल लेवल पे पढ़ते हैं और मैक्रो में देखिए आप कहाँ पे पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स is defined as that branch of economics which studies economic issues or economic problems at the level of an economy as a whole। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे कि इकोनॉमिक्स की वो वाली ब्रांच होती है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़, जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज़ प्रॉब्लम्स है हमारी वो हम स्टडी करते हैं। लेकिन कहाँ पे करते हैं स्टडी? तो वहाँ पे भी करते थे माइक्रो में, लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? एट द लेवल ऑफ एन इकॉनमी एज ए होल, पूरी इकॉनमी में करते हैं हम, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल। पूरी इकॉनमी में जब हम इकोनॉमिक इश्यूज़ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की है मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम डिस्कस करते हैं, तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकॉनमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो भी हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं, कहाँ पे स्टडी करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइज इन एन इकॉनमी में जब प्राइस राइज होता है मतलब महंगाई हो जाती है, वो प्रॉब्लम्स भी हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? इकॉनमी में। प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस इन एन इकॉनमी में जब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड नहीं आती तो वो वाली प्रॉब्लम जो होती है वो भी हम कहाँ पे डिस्कस करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी एग्जांपल्स क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी इनका डिफरेंस मैंने टेबुलर फॉर्म में दिया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, फर्स्ट इसका बेसिस क्या है? लेवल ऑफ स्टडी। तो हम कौन से लेवल की स्टडी करते हैं, ठीक है। माइक्रो में हम कौन से लेवल की स्टडी करते हैं? स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। यहाँ पे हम स्कैरसिटी की प्रॉब्लम जो होती है और चॉइस की प्रॉब्लम होती है उसको स्टडी करते हैं, लेकिन कहाँ पे? एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल के लेवल पे, ठीक है। तो मैक्रो में क्या है? स्टडीज़ प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकॉनमी एज ए होल। यहाँ पे भी हम स्कैरसिटी और चॉइस की प्रॉब्लम को ही स्टडी करते हैं, लेकिन एट द लेवल ऑफ एन इकॉनमी में करते हैं हम, पूरी इकॉनमी में। और यहाँ पे हम सिर्फ किस में करते थे? इंडिविजुअल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिक वेरिएबल्स यूज्ड। तो कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं? तो माइक्रो में क्या करते हैं? वेरिएबल्स लाइक कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाईज यूज्ड। ये तो आप पढ़कर ही आए हो +1 में कि हम कंज्यूमर की डिमांड के कितनी डिमांड कर रहा है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करेगा, ठीक है, कम करेगा या बढ़ाएगा। ये जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं ये माइक्रो में यूज़ किए जाते हैं। अब देखिए मैक्रो में कौन से वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं? वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, जैसे कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई यूज़ किए जाते हैं। अभी आपको इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये अपने पूरी बुक में पढ़ना है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि एग्रीगेट का मीनिंग क्या है। स्टूडेंट्स, एग्रीगेट मीन्स टोटल, कि जितना भी टोटल है, ठीक है। तो इसमें क्या है? वेरिएबल्स लाइक एग्रीगेट डिमांड, टोटल डिमांड, ठीक है, जितनी भी डिमांड आ रही है, जितनी भी सप्लाई आ रही है, टोटल सप्लाई, वो हम क्या यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने किस लेवल पे स्टडी करनी है? मैक्रो पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? जो इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे माइक्रो में इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय इंडिविजुअल्स लेते हैं इकोनॉमिक डिसीजंस जो होते हैं, क्योंकि हम कहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे। तो जो मैक्रो है वहाँ पे इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक यूनिट्स। कौन कौन सी? RBI, SEBI, ये वाली जो यूनिट्स होती हैं इंस्टीट्यूशनल, ये यहाँ पे डिसीजंस लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 4th पॉइंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। तो एग्रीगेशन की डिग्री कितनी होती है? एग्रीगेशन मैंने आपको बताया टोटल, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी होती है आपको पता ही है। माइक्रो में लिमिटेड ही होती है, क्योंकि हम एग्रीगेट तो पढ़ते ही नहीं हैं ज़्यादा, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल भी पढ़ते हैं। तो मैक्रो में ऑब्वियसली एट लार्ज लेवल होगी। तो चलिए 5th पॉइंट, मेन फोकस। इनका मेन फोकस कहाँ पे होता है? तो माइक्रो का मेन फोकस कहाँ पे होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट इंडिविजुअल लेवल। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं तो हमारा फोकस कहाँ पे होगा कि हमने प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। हम ये तो नहीं देखेंगे, अगर मैंने सोच लो सपोज़ मैं एक इंटरप्राइज़ रन कर रही हूँ, तो मेरा मकसद क्या होगा कि मैंने प्रॉफिट कमाना है। ये तो नहीं कि मैंने मतलब लोगों की भलाई करनी है, नो, मुझे तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना इंडिविजुअल लेवल पे। और अगर हम मैक्रो की बात करें तो सोशल वेलफेयर एट लार्ज, तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर हो सकता है, तो वहाँ पे सोशल वेलफेयर ज़्यादा होता है, लेकिन माइक्रो में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है। चलिए 6th पॉइंट, मेथड ऑफ स्टडी करने का मेथड क्या है इनका? तो माइक्रो का मेथड है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और मैक्रो का क्या है? जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। तो स्टूडेंट्स आप ये सोच रहे होंगे इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस का मीनिंग क्या है कि वो वाला इक्विलिब्रियम जब हम ओनली वन मार्केट को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं कि जो अदर मार्केट्स हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि इसमें तो कोई चेंज नहीं आई है, सिर्फ वन मार्केट के इक्विलिब्रियम को ही हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल। अभी आपको नाम से ही क्लियर होगा पार्शियल का मीनिंग वैसे क्या होता है? आधा ना, दैट इज़ वाई कि हमने वन मार्केट को ही कंसीडर करना है। तो जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कि हमने सभी मार्केट्स, ऑल अदर मार्केट्स और सभी मार्केट्स जो हैं उनको हमने कंसीडर करके चलना है, वो वाला इक्विलिब्रियम जिसमें अदर मार्केट्स में जो भी चेंजेस है वो हमको कंसीडर करते हैं, ठीक है, वो वाला इक्विलिब्रियम हो गया। तो चलिए लास्ट पॉइंट, सेंट्रल इशू। तो इनका सेंट्रल इशू क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। माइक्रो का क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हमने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, वो ये इनका सेंट्रल इशू होता है कि हमने रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे एलोकेट करें। और अभी मैक्रो में देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ये क्या देखते हैं कि आउटपुट आ रही है, कि जितनी हमने सोची है वैसी आउटपुट आ रही है, जहाँ उससे कम तो नहीं हो गई, जहाँ उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, और एम्प्लॉयमेंट फुल है या अंडर एम्प्लॉयमेंट है, सभी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं मैक्रो में। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमारे जो फर्स्ट 2 टॉपिक्स थे चैप्टर 1 के वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जो 3rd टॉपिक रहता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इस 2 टॉपिक्स के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं आपको मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं अपनी तरफ से, तो अगर आपको अच्छे लगें तो आप प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़ लेना, आपको बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिल जाए। थैंक यू।